कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और इस टॉपिक में कल हमने पढ़ा था फूड रिसोर्सेज के बारे में कि फूड रिसोर्सेज आर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कुछ रेवोल्यूशन के बारे में कि हम फूड रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट, फूड रिसोर्सेज के अंदर सुधार कैसे कर सकते हैं। तो फूड रिसोर्सेज के अंदर सुधार जो है वो हम उन्नत बीजों का, फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम अपने फूड रिसोर्सेज के अंदर सुधार ला सकते हैं। उसमें उसी कड़ी में हमने कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्रांतियां आई और जिन्होंने हमारे किसान की दशा दिशा सब बदल दी। पहली रेवोल्यूशन हमने पढ़ी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स लाइक wheat, maize, paddy, etc. known as the green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने पढ़ा था व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है दैट इज द सेम एन enormous increase in the production of an enormous increase in the production of milk is known as white revolution. Same way the blue revolution, an enormous increase in the production of fishes known as the blue revolution. Same way the silver revolution means an enormous increase in the production of poultry birds and eggs, known as the silver revolution. Same way golden revolution is an enormous increase in the production of pulses like maize, pulses like grain, black grain, soybean, etc. This is known as the golden revolution. सेम है येलो रेवोल्यूशन। इसके बाद हमने येलो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। येलो रेवोल्यूशन जो है दैट इज द एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड से मीन कि ऐसे सीड जो जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों का हो गया, तिल का तेल हो गया, या फिर सूरजमुखी का तेल हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया। दैट इज द येलो रेवोल्यूशन। इनको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, अपने दिमाग में रखने का तरीका। एक डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, एक ही लाइन, एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, और उसी के साथ आपने पॉइंट व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए, व्हाइट मीन सफेद ही है तो मिल्क। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए ब्लू जो है पानी से रिलेटेड है, दैट इज द फिश। सिल्वर जो है वो एग से और पोल्ट्री बर्ड से रिलेटेड है, मुर्गियों से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप पोल्ट्री बर्ड और एग बोल सकते हो। गोल्डन जो है, गोल्डन कलर जो है हमने पल्सेज को दे रखा है। सेम में येलो रेवोल्यूशन के लिए जो है वो हमने ऑयल को बोल रखा है, ऑयल सीड्स को बोल रखा है। तो ये तो हमारी थी कुछ रेवोल्यूशन जो इंडिया के अंदर आई और जिन्होंने किसानों की इकोनॉमिक कंडीशंस को और फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा कर दिया। उसके साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, जैसे बी कीपिंग क्या है? rearing and the management of the honey bees for the production of honey is known as beekeeping, मतलब मधुमक्खियों को पालना शहद के लिए। और
शहद के लिए मधुमक्खियों को पालना, ये भी एक एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, फूड रिसोर्सेज का ही हिस्सा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एक हनी की, शहद की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो कि मेडिसिन में यूज होती है, च्यवनप्राश वगैरह बनाने, आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाने में यूज होती है, खांसी की दवाइयों में यूज होने वाली है, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है शहद। तो इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और किसानों के लिए बी कीपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को प्रेरित किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को प्रेरित किया लाइव स्टॉक के लिए। लाइव स्टॉक, एज यू नो दैट द लाइव मीन जीवित, और स्टॉक का मतलब पूंजी, स्टॉक मीन कोई पूंजी। तो किसान के पास कोई जीवित पूंजी होनी चाहिए। उसको उस वक्त क्या करता था, किसान को अगर पैसे की जरूरत होती थी तो कोई किसी साहूकार के पास जाता था और अपनी जमीन गिरवी रख के उससे पैसे ले लेता था। अगर उसको अकस्मात पैसे की जरूरत पड़ती थी तो जमीन के अलावा उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं होता था, या गहने रख देता था। तो किसान को बहुत नुकसान होता था उस वक्त, और उसका टैक्स बहुत देना पड़ता था उसको। तो गवर्नमेंट ने प्रेरित किया किसानों को लाइव स्टॉक रखने के लिए, कि अगर आपने अपने घर में गाय या भैंस रख रखी है तो आप अपने घर में 4 बकरियां भी रखो, 4 भेड़ें भी रखो, और जब वो 4 से ज़्यादा हो जाए या 5 से ज़्यादा हो जाए, 10 या 12 हो जाए, तो उसमें से 5-6 आप बेच दो, ताकि उससे आपकी इनकम भी बनी रहेगी, और आपको पैसा, अगर आपको अकस्मात पैसे की जरूरत पड़ गई, 10,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए तो 10 बकरियां बेच लो, आपके पास 10,000 रुपये। उस वक्त के हिसाब से तो 1,000 रुपये की ही होगी, अब तो काफ़ी महंगी हो गई है, अब 10,000 की एक ही बकरी आएगी। पर उस वक्त के हिसाब से किसानों को बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक से फायदा होने लगा। उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने तो इतना तक कह दिया था कि हिंदुस्तान की अगर गरीबी दूर कर सकती है तो वो बकरी ही है जो हिंदुस्तान की गरीबी को दूर कर सकती है। और साथ में उन्होंने बकरी के दूध के जो बेनिफिट्स थे वो लोगों को समझाना स्टार्ट किए, ताकि लोग जो है वो प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा बकरियां रखें। तो उन्होंने तो इतना कह दिया था बकरी के बारे में कि बकरी के जो खुर है उन खुरों में तो स्वर्ग है, और बकरी की जो दाढ़ें हैं, दांत, उसमें अमृत भरा हुआ है। साथ में फिर हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि हम बकरियों का निर्यात जो है वो फॉरेन के देशों कंट्रीज में करने लगे। मीट के रूप में लोग यूज करते हैं उसको, तो फॉरेन में भेजने लगे, बेचने लगे, जिससे किसान की आमदनी होने लगी। उसी कड़ी में आगे एक और टर्म है, दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री रियरिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स और स्टॉक एनिमल्स इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। देन कुछ और टर्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई, दैट इज द एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी it deals with the study of the crop plants. Agronomy deals with the study of a crop plant, मतलब क्रॉप प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। इस स्टडी में चाहे वो बीज से रिलेटेड स्टडी हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड स्टडी हो, या उत्पादन से रिलेटेड स्टडी हो, उसको हम बोल देते हैं एग्रोनॉमी। डील विद द स्टडी ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्रूट्स और फूलों के खेती से जुड़ी हुई जो स्टडी है उसको हम हॉर्टिकल्चर कह देते हैं। फूलों का भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है इंडिया के अंदर। भारत जो है वो एक धार्मिक देश है, और इसमें मंदिर में, मस्जिद में, शादी ब्याह में फूलों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो फूलों से भी बहुत ज़्यादा कमाई की जा सकती है, तो इसको भी एक एग्रीकल्चर का हिस्सा बनाया गया। और फ्रूट्स तो है ही, जैसा कि आप जानते हो। तो वो जो स्टडी है फूलों की और फ्रूट्स की, उसको हॉर्टिकल्चर बोला गया। उसके बाद ओलेरी कल्चर।
ओलेरिकल्चर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स की गुणवत्ता को कैसे सुधार लाया जाए, वेजिटेबल जो है वो पर एकड़ के हिसाब से उसकी पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए, वो ओलेरिकल्चर के अंडर आता है। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द seasonal variation the crops can be classified into two groups। सीजनल वेरिएशन के हिसाब से हम देखें, सीजन का बहुत अफेक्ट पड़ता है क्रॉप के ऊपर, उस हिसाब से हम क्रॉप को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आर द रबी क्रॉप्स एंड नंबर 2 खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो है एक ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको हम विंटर सीजन में, जिनको सर्दी की ज़रूरत होती है, कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, साथ में कम बारिश की ज़रूरत होती है, तो उसको हम सर्दियों के दिनों में जो सर्दी की हमारी फसलें उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो हमारी गर्मियों की हॉट ह्यूमिड बरसात की फसलें हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं वो वीट, बार्ले, ग्रैंड, मस्टर्ड सर्दियों में बीजे जाते हैं और सर्दियों में इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ऐसी फसलें हैं जिनको ठंड की ज़रूरत और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ खरीफ क्रॉप्स हैं हमारी, लाइक पैडी, मेज, मिलेट। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और इनका क्लाइमेट जो है एकदम हॉट होना चाहिए, उस वक्त गर्मी भी होनी चाहिए और क्लाइमेट जो है वो हॉट होना चाहिए। पैडी तो लोग हमारे पुराने ज़माने के हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि धान का पौधा तो ये कहता है कि मेरा जो सर है वो धूप में रहना चाहिए और मेरे जो पैर हैं वो पानी के अंदर होने चाहिए। तो इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है धान की फसल को, जिसको आप राइस कह देते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? रबी क्रॉप्स तो विंटर की फसल है, सर्दियों के मौसम की फसल है, और खरीफ क्रॉप्स जो है वो गर्मियों की, ये बरसात के मौसम की फसल है। रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर या नवंबर महीने में बीजते हैं और खरीफ क्रॉप्स को हम जून और जुलाई मंथ में, जून एंड में रखो, जून एंड के महीने में इनकी बिजाई होती है। कैसा क्लाइमेट चाहिए इनको? कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। और खरीफ क्रॉप्स को कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए। देन इसकी जो हार्वेस्टिंग है, कटिंग वगैरह है, हम करते हैं मार्च और अप्रैल में। मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही हार्वेस्टिंग हो जाती है इनकी। और खरीफ क्रॉप्स जो है, खरीफ क्रॉप्स जो है इनको हम सितंबर एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग इनकी कर लेते हैं। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनल वेरिएशन क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन। नाउ फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हैं हो तो हमारी क्रॉप के अंदर, हमारी फसलों में इम्प्रूवमेंट हो। पहला हाई लेवल, हम ये चाहते हैं कि अब जनसंख्या बढ़ रही है पर ज़मीन लैंड नहीं बढ़ रही, तो हम ये चाहते हैं कि पर एकड़ के हिसाब से हम अपने जो हमारी फसल है वो पहले मान लो 1 गुना थी तो हम उसको बढ़ा के 1.5 गुना तक किया जाए, फिर उसको बढ़ा के 2 गुना तक किया जाए। तो कैसे किया जाए? उसके लिए किस तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज हो, कैसे बीज हो, कैसा क्लाइमेट हो, कितना पानी दिया जाए, वीडिसाइड जो है हमारे खरपतवार जो उस फसल के साथ उगते हैं उनको किस तरह से नष्ट किया जाए। तो पहला फैक्टर तो जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी में है कि हाई लेवल, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। गेहूँ हो तो उसके दाने मुरझाए हुए ना हो, या मटर हो तो उसके दाने जो है वो बहुत ज़्यादा पीले ना हो, रिंकल्ड ना हो, झुर्रियाँ ना पड़ी हो उसमें। या और कोई सब्जी हो जो जिसको अगर हम देखें आजकल मार्केट में हाइब्रिड भिंडी आ रही है, तो एक तो भिंडी बिल्कुल छोटी छोटी सी आ रही है और एक इतनी बड़ी, तो उस हिसाब से हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें। साथ में हमारे जो फसल, हमारी जो बीज है वो बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस हो उसके अंदर। बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब कि हमारे बायोटिक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कि हमने जो
हमने अब गेहूं निकाल ली है, तो उस गेहूं को अगर हम उसका भंडारण करें, उसको रखें, तो वो फंगस से बची रही। ऐसे बीज हों या ऐसे दाने हों जिसके ऊपर फंगस का कोई प्रभाव ना पड़े, या उसको रोडेट्स भी ज़्यादा नुकसान, जब वो खड़ी हो खेतों में, रोडेट्स जो है वो फसलों को कुतर देते हैं, जैसे चूहे हो गए, तो वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो रोडेट्स के अगेंस्ट भी हमारी जो फसलें हैं वो टिकी रही। साथ में एबॉल्टिक फैक्टर के प्रति रेजिस्टेंस शो करें। एबॉल्टिक फैक्टर के प्रति रेजिस्टेंस मतलब अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को मेंटेन करें, और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और वाटर लॉगिंग हो जाती है तो भी बीज ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेबल रहे और पौधा जल्दी से मरे ना, 5, 7, 10 दिन जो है वो आराम से निकाल सके। साथ में नेक्स्ट वन इज द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार जो हम फसल लगाएं वो हमारी इच्छा के अनुसार हमें उत्पादन दें। जैसे मान लो कि हम अगर बरसात में बाजरा लगा रहे हैं, अगर बाजरे की फसल लगा रहे हैं तो बाजरे की फसल अगर हम उसके सीड्स को यूज करने के लिए बीज चाहिए, हमें दाने चाहिए बाजरे के, तो ऐसा बाजरा हो जो जिसकी हाइट कम रहे, पर ऊपर जो उसके ऊपर जो बाली आए, सीड्स वाली आए, वो बड़ी हो। और अगर हम उसको घास के लिए लगा रहे हैं तो बाजरे का आकार ऊंचा हो, बड़ा आकार हो, उसका लंबा हो, उसकी ब्रांचेज हो, ज़्यादा पत्ते लगे उसके ऊपर, और ऊपर चाहे बिल्कुल छोटा सा ही आए उसके बीज। तो इस तरह से डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम ये बहुत काम करता है जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट